मार्च से शुरू होकर 10 मार्च तक चलेगा पंजाब विधानसभा का बजट सत्र। 8 मार्च को पेश होगा पंजाब के लिए साल 2021 और 22 का बजट। राज्यसभा सदस्य शमशेर सिंह दुल्लो ने फिर उठाए कैप्टन सरकार पर सवाल, दी नसीहत। बोले, पंजाब निकाय चुनाव के नतीजों से न पालें खुशफहमी, अब भी संभल जाएं, 2017 में किए वायदे को करे पूरा। पंजाब में आए निकाय चुनाव के नतीजे पर आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल ने उठाए सवाल। आम आदमी पार्टी ने कहा, हेरा फेरी करके जीती है कांग्रेस। शिरोमणि अकाली दल ने लगाया प्रदेश सरकार पे सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप। फिरोजपुर में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सरहद पर बीएसएफ को मिली बड़ी कामयाबी। बीएसएफ ने 29 बटालियन ने बरामद की 10 किलो हेरोइन। स्कूल खुलने के बाद बठिंडा में अध्यापक और 12 छात्रों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अलर्ट पर सेहत विभाग। शिक्षा विभाग को कोविड प्रोटोकॉल के तहत स्कूलों की जांच कराने के दिए आदेश। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल में बीजेपी को दिए 2022 के मिशन रिपीट के टिप्स। बंगाल पर भी बोले, कहा बंगाल से अलविदा होगी ममता की सरकार। जम्मू कश्मीर के बारामूला इलाके में आतंकी हमला, आतंकियों ने पुलिस की टीम पर की फायरिंग, 2 पुलिसकर्मी हुए शहीद। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब डिबेट्स और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। पंजाब में निकाय चुनाव के नतीजों के बाद सियासी गहमा गहमी बढ़ गई है और कांग्रेस निकाय चुनाव के नतीजों को 2022 से जोड़कर इन्हें 2022 का पूर्वाभास बता रही है। वहीं विपक्षी कांग्रेस की जीत को धक्केशाही और सरकारी तंत्र की जीत को बता 2022 में कांग्रेस के सफाये का दावा कर रहे हैं। हालांकि विपक्षी ही नहीं बल्कि कांग्रेस के अपने ही उनको संभलने की नसीहत दे रहे हैं और अधूरे वायदे को पूरा करने की बात को कह रहे हैं। तो आज पंजाब डिबेट्स में आज हम ये चर्चा करेंगे कि क्या कांग्रेस की जीत सरकार के काम की जीत है या कांग्रेस को सीधे किसान आंदोलन का फायदा हुआ है। चर्चा हम ये भी करेंगे कि 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या किसान एक बड़ा मुद्दा रहेगा और कौन कौन से मुद्दों पर 2022 में पंजाब का दंगल इस बार होगा। तो पंजाब निकाय चुनाव के नतीजे से पंजाब कांग्रेस गदगद है। खुद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह इसे अपनी सरकार के विकास की जीत बताकर 2022 का पूर्वाभास बता रहे हैं। हालांकि पंजाब कांग्रेस के ही पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य शमशेर सिंह दुल्लो ये नसीहत दे रहे हैं कि निकाय चुनाव के नतीजों से खुशफहमी की जरूरत नहीं है। शमशेर सिंह दुल्लो ने यह भी कहा कि सरकार अभी भी संभल जाए और 2017 में किए गए वायदे को पूरा करे। बहुत थोड़ी हिम्मत है ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡੀਸੀਸੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ लड़ाई बड़ी ज़बरदस्त लड़ी। काफ़ी अपने डिवेलपमेंट तो अपने सूबे च पिछले 4 साल हो गई है। ये बावजूद
कि अद्धा साल तक कोविड ने साडा खत्म कर दिता। उस तो बाद फिर ये हुण किसानी दा अंदोलन चल रहा है। ये दिल्ली की सरकार बन नहीं रही, तो जो थोड़े सामने तुसीं देख ही रहे हो। तो ये बावजूद साडी गवर्नमेंट ने जिथे भी असी शहरों के विच और पिंडां विच भी काम कर सके हैं, असी काम किया है। और मैं तुहानूं भरोसा देना चाहुंदा कि अगले साल विच जिहड़ा अधूरा रह गया इस एक पिछले साल की घाट करके उन्होंने असी पूरा करांगे। थोड़ी डिवेलपमेंट जिहड़ी भी इशूज़ जिहड़े भी मसले रहिंदे ने उन्होंने एक बार एक करके असी इन्होंने पूरा करांगे, पिंडां विच भी और अपने शहरों विच भी। तो किसी को मन च ना रहे कि आ काम होना सी, ये रह गया, ये नहीं रह गया, क्योंकि एक साल ही साडा मर गया इस काम च। तो मैं थोनों भरोसा देना इस वास्ते भी चाहुंदा है। और ये लड़ाई साडी हुण इस शुरुआत हुई है साडी। अगला असल पंजाब के भविख की लड़ाई तो आनी है, अगले साल आनी है, साल भी नहीं रहा वो वास्ते। तो ये असी डिवेलपमेंट सारे करके थोड़े कोल आवांगे। पार्टी नूं अगे लीड किहने देनी है तो हाईकमांड ने देखना है। ठीक है, जित है जित हार का सेहरा जिहड़ा भी हुंदा है इन पोजीशन, चाहे प्रेजिडेंट है चाहे मुख मंत्री, ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਦਾ है। जद हार होंदी है उदों कोई एक्सैप्ट नहीं करता, फिर एक दूए ते बलेम करते हैं भी ਉਹਦੇ करके हार गए, फलाने ने हराते। इस करके हालात ਇਹੋ ਜਿਹੇ पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ पोलीटिकल ਜਿਹੜੀ एटमोसफीयर है जे क्लीयर नहीं है। लोकल बाड़ी जित के सानू नवेसले होने की जरूरत नहीं। असी 17 च जो वादे करके आए हैं लोगों नाल, है ना, तलवंडी साबो जिथे छठा तख्त है, पंजवां तख्त है, तख्त के उत्ते सौहां खाधियां सीगा। वो सौहां खा के जिहड़े अजे लोगों के नाल असी वादे कीते ने मैनीफेस्टो दे विच, शेड्यूल कास्टां नाल नशा बंद कराउणा और गैंगस्टर सिस्टम खत्म करना, ये कई एजेंडे ने जिहड़े पूरे नहीं हो सके अजे तक। और खास तौर से गरीबां दे ना कर्जे माफ़ होया। शेड्यूल कास्टां दे तो स्कैंडल ही बहुत हैं। 10 लाख बच्चा जिहड़ा है शेड्यूल कास्ट विद्या नहीं लै सकिया पिछले 5 सालों से। हर साल 1,25,000 शेड्यूल कास्ट बच्चा वजीफा ना मिलने करके, सरकारी पैसे ना मिलने करके वो एडमिशन नहीं लै सके। ये रिपोर्ट है, प्रेस ने दी है, रिपोर्ट आई है। और कैग की रिपोर्ट आना चाहिए। 400 करोड़ रुपए का घपला होया, स्कॉलरशिपें खा के पिछलियां सरकारां 12 तो लैके 17 अकालियां दा की 17 तो लैके हुण तक डिग्रियां नहीं मिल रही बच्चों नूं। 3 साल हो गए बच्चे शेड्यूल कास्ट इंजीनियर कर ले, MBBS कर, नर्सिंग कर ली, B.Ed कर ली, कॉलेज वाले डिग्रियां नहीं दे रहे, उन्होंने फ्यूचर तबाह करता। जे किसी नौकरी लैनी हो कितों लैनी। ये चीज़ों पर सरकार ध्यान देवे। कर्जा माफ़ है, सघन स्कीम है, 5 मरले के प्लाट है गरीबों की, कर्जे माफ़ होए 5 एकड़ वाले के, लैंड लेस के कितने हुए ने, खेत मजदूर के कितने हुए ने, गां छोटी इंडस्ट्री ला लो वो फेल हो रही है। तो विपक्षियों के साथ साथ अपने भी अब सवाल खड़े कर रहे हैं और इसलिए सवाल बेहद महत्वपूर्ण है कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव है वो आखिर किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा। आज की पंजाब डिबेट के कुछ अहम सवाल, उस पर भी नजर डालते हैं, फिर चर्चा में आगे बढ़ते हैं। सवाल यही है कि क्या पंजाब में 2022 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें जो मुद्दे हैं वो यही रहने वाले हैं। रोजगार क्या बड़ा मुद्दा पंजाब में 2022 के चुनावों में बनेगा? क्या 2017 में कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से किए गए वायदे 2022 के चुनाव का एक बड़ा मुद्दा होंगे? ये भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। तो किसान और अपने किए गए वादे, क्या ये तमाम ऐसे विषय हैं जो 2022 के चुनावों में देखने को मिलेंगे? अब चूंकि विपक्षियों के समेत अपने ही इसको लेकर के सवाल उठा रहे हैं, इसलिए पंजाब के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होंगे। और ऐसे में ये 3 सवाल आज की पंजाब डिबेट के, और इसी पर आज की चर्चा की हम शुरुआत भी करेंगे। तो चलिए पंजाब डिबेट में आगे बढ़ते हैं। 2 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका परिचय पहले मैं आपके साथ करवा देता हूं। सुखदेव सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुड़े हुए हैं। सुखदेव सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। गुरविंदर ढुल्लो जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। गुरविंदर ढिल्लो जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सुखदेव सिंह जी, आपसे ही मैं चर्चा की शुरुआत करता हूं, क्योंकि निकाय चुनाव को लेकर के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ने खुद कहा कि यह 2022 का पूर्वाभास है, लेकिन विपक्षी तो इस पर सवाल उठा ही रहे हैं। लेकिन अब आपके अपने ही खुद इस बात को कह रहे हैं कि इससे उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, जो वायदे किए गए थे वो अब तक पूरे नहीं हुए। मायने क्या समझे जाएं?
आदर भाव के साथ कर रहे हैं और इसलिए सुखदेव सिंह जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो जी जी, सुखदेव जी, विपक्ष के साथ साथ अब अपने ही सवाल खड़े कर रहे हैं आपके ऊपर कि आपने जो वादे किए उसको पूरा नहीं किया। अभी भी वक्त है, 1 साल के अंदर संभल जाए, नहीं तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है विधानसभा चुनावों में। क्या मायने समझे जाएं इसके? सर, मैं तो वही बता रहा हूं। मैंने कहा भी सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं पंजाब के वोटर्स का, पंजाब के लोगों का, जिन्होंने कि कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस की पॉलिसीज पे मोहर लगाई है और निकाय चुनावों में बहुत बहुमत से पंजाब में जो है फतवा दिया है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, देखो विरोधी पार्टियों ने तो अपना उनका एजेंडा होता है, उन्होंने तो हमेशा सवाल उठाने ही होते हैं। पहले आप उनकी बातों में विरोधाभास है। देखो, एक तरफ वो कह देते हैं भी देखो जी ये तो चुनाव फेयर नहीं हुए, दूसरी तरफ आज मान साहब का मैंने स्टेटमेंट पढ़ा जो भगवंत मान जी कहते हैं हमारी तो पोजीशन बहुत अच्छी हो गई है, चारों से हमें वोटें ही बहुत मिली है। लेकिन आपा विरोधी बातें करते हैं ये खुद जो हमारा विपक्ष है। और इसलिए मैं आपको एक बात बताता हूं, जो अपनों की बात करते हैं, देखो हर पार्टी में कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने हर बात पे कुछ ना कुछ सवाल उठाना होता है। वो ठीक है, उनका अपना भी एक सिस्टम होता है, अपना एक तरीका होता है, जहाँ अपनी कोई आशाएं होती हैं पार्टी से भी, जो वो चाहते हैं भी वो भी लाइमलाइट में रहे। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। पंजाब के लोगों ने, चाहे वो अकाली दल हो, चाहे वो श्रोमणी अकाली दल के बाद आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, सबको उन्होंने एक सबक दिया है कि जो ये हर वक्त एक ही बात नेगेटिव बातें करते रहे हैं, उसका जवाब पंजाब के ने पॉजिटिवली कांग्रेस की पॉलिसीज पे मोहर लगा के इन निकाय चुनावों में दिया है। लेकिन सुखदेव जी, जो सवाल आपकी ही पार्टी की तरफ से उठे हैं, क्या आप कह सकते हैं कि हाँ, जो वादे आपने किए थे वो पूरा कर दिया? चाहे नशे को लेकर के बात हो, चाहे बेरोजगारों को लेकर के बात हो, या अन्य विषय रहे हो। एक और बड़ा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट उन्होंने उठाया कि डिग्रियां नहीं मिल रही स्टूडेंट्स को। ये तमाम ऐसे विषय हैं जिसको आप लोग लेकर के आए थे और वादा करके आए थे कि आपकी सरकार बनने पर इन चीजों को आप संभालेंगे। क्या उस पर अंकुश लगा है? बिल्कुल अंकुश लगा, नशे पे बहुत ज्यादा अंकुश लगा है। और आप देख सकते हैं कितने केस दर्ज हुए हैं। और आज जो नशा पहले शरेआम बिक रहा था, वो आजकल नशे का बिल्कुल जो है मैं ये तो नहीं कहता बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन उसमें इतना ज्यादा कंट्रोल हो गया है कि आज सारा देश आज पंजाब के नौजवानों की तरफ देख रहा है। जिस तरीके से पंजाब के नौजवानों ने किसान एजुकेशन में हिस्सा लिया है और उन्हें दिखा दिया है कि वो जो जिसको है उड़ता पंजाब कहते थे, वो चढ़ती कला वाला पंजाब है। इसलिए ये बात आजकल ये आपको कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। दूसरी बात, जो वादे किए थे बिल्कुल वादे पूरे किए हैं। चाहे किसानों का 2 लाख का कर्जा हो, चाहे गरीबों का कर्जा हो, चाहे वो अपना शगन स्कीम बढ़ाने की बात हो, चाहे वो अपना जो हमारा पेंशन, ये भी बड़ी मानता हूं, जितना हमने कहा था उतना नहीं उनको किया। लेकिन मैं आपको एक वादा करता हूं, आज 15,000 से शगन स्कीम 21,000 की थी, अप्रैल से वो भी 51,000 हो जाएगी। और जो हमारी बुढ़ापा पेंशन थी वो भी 500 से हमने 750 की थी, वो भी हम बढ़ाने जा रहे हैं। जहां तक डिग्री की बात है, सीएम साहब ने स्पष्ट कर दिया है कि वो डिग्रियां बिल्कुल दी जाएगी। हाँ, वो बिल्कुल जो हमारे सबका प्रधान साहब बात उठा रहे हैं, 2012 से 2017 तक लवली यूनिवर्सिटी ने एक बहुत बड़ा स्कैंडल किया इनमें, क्योंकि वो जो वजीफा ले रहे थे अपना शेड्यूल्ड कास्ट के नाम पे, जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू या हमारे जिसको हम डिस्टेंस एजुकेशन, उसके उन्हीं विद्यार्थियों को वो उनके नाम पे वो लेते रहे। लेकिन उसकी भी इंक्वायरी चल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की इंक्वायरी भी चल रही है, उन्होंने भी अपनी कमेटी बनाई हुई है। इसलिए उस बात के लिए बिल्कुल, और सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद आज पंजाब गवर्नमेंट ने जो जितने शेड्यूल्ड कास्ट हमारे स्टूडेंट्स थे उनकी पढ़ाई टोटली फ्री कर दी है। उसका टोटल जो वो है, वो हम देवेंद्र ढिल्लों जी, एक तरफ तो आप लोग ये कह रहे हैं कि देखिए पहली बार आप लोग चूंकि निकाय चुनाव में गए, इसलिए उस लिहाज से अगर आप देखें तो आपका प्रदर्शन अच्छा रहा। लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि गड़बड़ियां हुई हैं, इसलिए आप लोगों को जो अपेक्षित सफलता थी वो नहीं मिली है। ये विरोधाभासी बातें आप लोग कर रहे हैं, ये बात सुखदेव सिंह कह रहे हैं। और दूसरा वो ये भी कह रहे हैं कि ये कोई मुद्दा नहीं, क्योंकि उन्होंने जो वादे किए उसको तो वो पूरा कर चुके हैं। इस बात से इत्तेफाक रखते हैं आप? गुरविंदर ढिल्लों जी, आपका कमेंट चाहूंगा मैं। सर, ये जो प्रवक्ता बैठे हैं कांग्रेस पार्टी के,
ये जरा एक बार ध्यान से सुन ले कि इन्होंने 2017 में जो वादे किए थे उनमें से किसान कर्जे टोटल माफ करेंगे। इनके मुख्यमंत्री ने गुटका साहब की सौं खा के तलवंडी साबो की तरफ हाथ करके लोगों को विश्वास दिलाया था कि जो आर्थिक का कर्जा भी होगा वो भी हम खुद देंगे। उसके बाद इन्होंने स्मार्टफोन का किया था, वो क्या पूरा कर दिया? किसानों के कर्जे माफ कर दिए टोटल। अब ये बोल रहे हैं 2 लाख नहीं। सुखदेव सिंह जी, आपने टोटल कर्जा माफ करने की बात की थी। आप जरा मैनिफेस्टो को अच्छी तरह पढ़े, या वो बोले थे आपके मुख्यमंत्री उस समय कैप्टन अमरिंदर सिंह जी जो प्रधान थे, उसको दोबारा सुने। दूसरी बात, घर घर में हर घर में आपने नौकरी देने का वादा किया था। कितनी नौकरी दे दी आपने पंजाब में? शेड्यूल कास्ट वजीफे आप ही के प्रधान दे रहे हैं, और अभी राज्यसभा के मेंबर हैं, एमपी हैं सरदार शमशेर सिंह दुल्लो, उन्होंने स्थिति स्पष्ट कर ली, और उनकी स्थिति के बाद मैं वो स्पष्ट नहीं और करना चाहता, समय खराब होगा। 5-5 मरले आप गरीब लोगों को प्लाट देने का वादा किया था, क्या दिए प्लाट कहीं पे? 2500 रुपया आपने पेंशन देने का वादा किया था, 500 से 750 कर दी, क्या 2500 पेंशन दी कहीं पे? 3000 हमारी सरकार दिल्ली में दे रही है, 2700 3000। 2500 रुपए आपने बेरोजगारी भत्ता देने का किया था कि अगर रोजगार नहीं दे पाएंगे तो भत्ता देंगे। कितने लोगों को दिया? 51,000 आपने सघन स्कीम की थी चालू, अभी तक नहीं की। अभी आप बोले अप्रैल में करेंगे। आपने बोला था कि हम जो आटा दाल चल रही है स्कीम, उसके साथ चीनी भी देंगे, पत्ती भी देंगे, और चाय बनाने के लिए गैस भी देंगे। क्या दी आपने? बेअदबी का मामला इतना बड़ा था, आपने बोला था कि पहले ही दिनों में उसमें न्याय देंगे, अभी तक दिया? उसके बाद आप सुपने ले सकते हैं। मुख्यमंत्री पंजाब के जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह, सुपने लेने का उनको पूरा अधिकार है। ये जो स्थानीय निकाय के चुनाव को आप सेमीफाइनल बता रहे हैं, ये सेमीफाइनल नहीं है। ये चुनाव आपने किस तरह लूटे हैं, सारे पंजाब में कैसे गुंडागर्दी की है, ये आपको मालूम है कि पहले दिन से, जिस दिन से आपने जो वोट बनने से, वार्डबंदी होने से लेकर सभी जगह पर हर स्टेप पे आपने बेईमानी की है। वार्डबंदी के लिए नोटिफिकेशन नहीं किया, किसी से ऑब्जेक्शन नहीं लिए, और वोटिंग होने वाले दिन तक सुबह आप सप्लीमेंट्री लिस्टें 7वें वोटों की, जाली वोटों की जोड़ते रहे, जिन पर ना तस्वीर थी, ना कोई एड्रेस था, ना ये पता था कि ये लोग कहाँ के हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ इनकी वोट पड़ेगी और कहाँ के रहने वाले हैं। जाली वोटें डालकर आपने ये सारे काम किए। उसके बाद आपने मशीनों में गड़बड़ी की। 3 दिन ये मशीनें रखने का मतलब क्या था? एक कैंडिडेट को 5-5, 700 वोट थी, 1 सेकंड में उसका रिजल्ट निकलता है। आज तक कभी नहीं हुआ कि स्थानीय निकायों के रिजल्ट 3 दिन बाद निकाले जाए। उसके लिए आपको सभी कुछ मालूम है कि आपने क्या बेईमानियां की, लेकिन इसका कुछ होने के बावजूद हम पंजाब में 23.8 यानी 24% के लगभग वोट लेने में कामयाब हुए, और पंजाब में शहरी इलाकों में आम आदमी पार्टी को लोगों ने एंट्री दी, लोगों ने आम आदमी पार्टी पर विश्वास जताया। तो आप ये जो मान रहे हैं कि ये 2022 का सेमीफाइनल है, ये बिल्कुल आपकी गलतफहमी है। अगर आप ये समझ रहे हैं तो हम चाहेंगे ऐसे ही आप समझते रहे, क्योंकि लोगों को पता है। कल मेरे इलाके फतेहगढ़ साहब में यहाँ के स्थानीय आपके विधायक हैं कुलजीत सिंह नागरा, उन्होंने सभी जो एमसी जीते हैं उनको बुलाकर मीटिंग की। 9 बजे से लेकर 4 बजे तक यहाँ पे राणा हेरिटेज में मीटिंग करते हुए माथा माथी करते रहे कि कहां से अपनी पार्टी की शहर में एंट्री हो गई। इस बात को आप समझिए, ये 2022 का सेमीफाइनल नहीं है, ये स्थानीय निकाय थे, स्थानीय निकाय के नाम सुखदेव जी से मैं इसका जवाब ले लेता हूं। सुखदेव जी जवाब दीजिए। देखो, मेरे दोस्त बड़ी ऊंची ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं। देखो, ऐसे एलिगेशन लगा के वो भी मानते हैं हमने इतने से कहा था, इतना किया, और वो हम भी मानते हैं। मैंने पहले वो बात मैंने कह दी थी, लेकिन जिस बात को लेके जिनका रेफरेंस देके कह रहे हैं, उनका बेटा और उनकी वाइफ इनकी आम आदमी पार्टी की मेंबर है, इसलिए उनकी बात में इतना विश्वास नहीं किया जा सकता, और उसकी बात में इतना वेट ही नहीं है, क्योंकि उनकी वाइफ और उनका बेटा इनकी आम आदमी पार्टी के इस पे इलेक्शन भी लड़े थे, और जिनका रेफरेंस देके ये बातें कर रहे हैं। दूसरी बात, ये कहते हैं, एक तरफ तो कहते हैं
नहीं, मैं आपकी बात में बोला नहीं हूं, मैं आपकी बात में बोला नहीं हूं। नो नो, दैट इज बैड। तो दूसरी बात, इन्होंने जो पहले बातें की भी, हमारा तो बेस बड़ा है। आप देख लीजिए म्यूनिसिपल काउंसिल के, जो मैं सिर्फ एग्जांपल देता हूं, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस है, उनमें से इनके सिंगल डिजिट में 44 कैंडिडेट रहे हैं। और दूसरी बात ये करते हैं लूटने की। आप मोहाली की एग्जांपल लीजिए, ये आजाद ग्रुप के साथ इलेक्शन लड़े, इनका झगड़ा किनके साथ था? अकाली दल के साथ। लड़ाइयां किनके साथ हुई? अकाली दल के साथ। और अकाली दल वहां पे शून्य पे है, और ये उसके साथ आजाद ग्रुप के साथ लेके भी आधा अकाली दल के लेके भी इनको सिर्फ 10 सीटें आई हैं टोटल आजाद ग्रुप को, जिसमें से आम आदमी पार्टी के मुझे नहीं मालूम कितनी है। दूसरी बात, ये जिस किस्म की बातें कर रहे हैं ना, ये कहते हैं भी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये ऊंची ऊंची आवाज में बातें कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जो हमने प्रॉमिस किए थे वो हमने डिलीवर भी किए हैं। अब ये स्मार्टफोन की बात की थी, अगर ये इनको मालूम नहीं, 2.25 लाख स्मार्टफोन हम लोगों को दे चुके हैं, बच्चों को। और इसलिए इन्होंने जो कर दिया उसको इन्होंने मान। दो बड़ी बातें कही उन्होंने। तो एक ये कहा कि एक तो आपने कहा कि आप पूर्ण कर्ज माफी या संपूर्ण कर्ज माफी करेंगे, लेकिन आपने 2 लाख तक का ही कर्ज माफ किया, यानी कि संपूर्ण कर्ज माफी वाली बात पर आपका स्टैंड क्या है? दूसरा, उन्होंने कहा कि आपने रोजगार देने की बात की थी, और अगर रोजगार नहीं दे पा रहे हैं तो बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी, उस पर आपका स्टैंड क्या है? ये दोनों ही विषय थोड़ा सा क्लियर करें सुखदेव सिंह जी। मैंने कहा रोजगार मिलेगा के भी रोजगार दिए हैं हमने, गवर्नमेंट रोजगार भी दिए हैं। 50,000 पोस्टें अब हम भरने जा रहे हैं 15 अगस्त तक। और मैं आपको एक वही तो बता रहा हूं, हमने सरकारी जॉब भी दिए हैं और गैर सरकारी जो जॉब भी दिए हैं। लेकिन मैं एक बात आपको यही कहने वाला था भी, अब कभी आप विरोधी बातें मत बंद करें। कभी कहते हैं हमारे बहुत वोट बढ़ गए, कभी कहते हैं हेरा फेरी हो गई, कभी कहते हैं लिस्टों में। अरे भाई 70% पोलिंग हुई है, 70% पोलिंग बोगस नहीं हो सकती। 70% वोटिंग के लिए बंदे भी तो वोट डालने के लिए चाहिए, वो भी तो पंजाब से आगे और राजस्थान से आ गए। अरे कुछ तो समझ सोच के बोलिए। आप एक टीवी चैनल पे बैठ के बात कर रहे हैं और 70% वोटों को बोगस कह रहे हैं। इसलिए कोई कम वोटिंग पोल नहीं हुई। हाँ, अगर 40%, 30% वोट पोल होगी होती तो हम मान लेते भी। तो टोटल पंजाब में कारपोरेशन में 9 वार्डों में जीत हासिल हुई है। और अब ये बातें कर रहे हैं भी, देखो जी ये हमारा वोट शेयर भी बढ़ गया हमारा। देखो, इनको सपने, ये हम कहते हैं हम अपने सपनों में खुश हैं, या अपने सपनों में खुश रहना चाहिए। जो ये सपने ले रहे हैं, इनको अपनी कमजोरियां जो इन्होंने किया है, क्योंकि ये बातें अब कर रहे हैं ना, मुझे ये बातें, मैं एक एग्जांपल देता हूं इनका कैरेक्टर क्या है। जब अब ये किसान एजिटेशन हुई, फार्मर्स के बिल आए, तो इन्होंने पंजाब में टोटल हर गांव में लगवा दिया भी ये जो एमएसपी पंजाब गवर्नमेंट दे। ये इन्होंने उसी दिन मोदी की सपोर्ट में आ गए, मोदी साहब की भी। मोदी साहब क्यों दें, पंजाब गवर्नमेंट दे एमएसपी। और जब इनकी लीडरशिप ने ये मामला यहां पे बहुत ज्यादा देर से नहीं उठाया, तो केजरीवाल साहब ने एक और यूथ का एक और प्रधान बना दिया, एक यूथ प्रधान था दूसरा और बना दिया उसको बड़ी ऊंची आवाज में, जैसे ये भाई साहब बोल रहे थे। कहा नहीं एमएसपी पंजाब गवर्नमेंट दे। इनको भी पता है एमएसपी पंजाब गवर्नमेंट जो हमारी 2 फसलों का ही 70,000 करोड़ बन जाता है, अफोर्ड नहीं कर सकती। मान लिया अगर अफोर्ड कर भी लेगी तो वो फूड ग्रेन हमने देना कहां है? सेंट्रल गवर्नमेंट तो वो लेगा नहीं। हम वो पीडीएस सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट देता है, हम देंगे कहां वो 70,000 करोड़ की फसल? इसलिए इनका कैरेक्टर ये है, ये बातें कुछ करते हैं और दूसरी और करते हैं। जहां पर किसानी मामलों की दूसरी बात मैं कहूं, इन्होंने दिल्ली में ये कहते हैं हम किसानों के साथ हैं। कहां पे किसानों के साथ हैं? 26 जनवरी का एपिसोड हुआ, इन्होंने कहा कि हमने जगह जगह सीसीटीवी लगा दिए। किस सीसीटीवी से इन्होंने फुटेज निकाल के पुलिस को दी? जहां जनरल ऑफिस तो इनका है, कहां पे कोर्ट में सबमिट किए भी? नहीं, ये लोग कहां एजुकेशन से नहीं, दूसरी जगह से आए हैं, तीसरी जगह से या किसी और जगह से आए हैं। इन्होंने ये सिर्फ यहां पे बैठ के लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। लेकिन पंजाब के लोग सूझवान लोग हैं, वो इनकी बातों से गुमराह होने वाले नहीं है। गोविंदर ढल्लो जी, जवाब दीजिए। तो सुखदेव सिंह जी, ये बताइए आप कि कौन सी बीवी और कौन से बेटे की बात कर रहे हैं आप इलेक्शन लड़ने की? मुझे वो समझ नहीं लगी आपकी। कौन सी? किस बात की समझ नहीं लगी सर?
आपने बोला है किसकी बीवी और किसके बेटे की आप बात कर रहे हैं जिन्होंने चुनाव को लड़ा, किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं दुल्लो साहब की बेटे की बात कर रहा हूँ, फतेहगढ़ से लड़े आपके बसी पठान से। मेरा बेटे का कागज ही रद्द करवा दिया आपकी सरकार ने। अरे बच्चा था, वो पहली बार इलेक्शन लड़ रहा है, 25 साल की उसकी उम्र है, उसका नजायज कब्जा बोल रहे हैं। स्टूडेंट था वो, अभी उसके कागज रद्द करवा दिए, वो तो इलेक्शन नहीं, चुनाव नहीं लड़ने दिया आपने। आप बात क्या कर रहे हैं, मुझे तो बात की समझ नहीं आ रही। आप जो बात कह रहे थे मैंने उसका जवाब दे दिया, आप बात को घुमाने का शुरू कर दिया आपने। अब मेरे बेटे को तो आपने इलेक्शन लड़ने नहीं दिया, आपकी सरकार ने, आपके विधायक ने इलेक्शन नहीं लड़ने दिया। किसके बेटे को सर? आप पहले जानकारी असल लीजिए, आपके पास जानकारी नहीं है। बता रहा हूं, आप समझ नहीं रहे हैं, मैं तो सही जानकारी दी है। दूसरी बात, आपने मेरी किसी भी बात का, आपने किसानी कर्जे टोटल आरतीयों के कर्जे समेत माफ करने का दिया था, आप एक एक का जवाब दीजिए। कर दिया माफ क्या आपने? वही बातों को घुमाएंगे आप, अपनी जो मैंने बोला उसका जवाब नहीं देंगे आप। देखिए सुखदेव जी, इसका जवाब तो चलिए ठीक है, आम आदमी पार्टी तो छोड़िए, यही बात तो आपके अपने खुद के राज्यसभा सांसद भी तो कह रहे हैं ना। विपक्ष कह रहा हो तो भी समझ में आता, या आप ये कह दीजिए कि अब वो आपके राज्यसभा सांसद नहीं है, वो इन पार्टियों से मिले हुए हैं। उन्होंने भी तो यही बातें कही ना कि आपने जो वादे किए उसको पूरा नहीं किया है। ये आपकी पार्टी की तरफ से उठी हुई आवाज है, विपक्ष तो कह ही रहा है इस बात को। राज्यसभा सांसद के बारे में मैंने बोला भी, राज्यसभा सांसद के बेटे साहब 2017 का चुनाव आम आदमी पार्टी की टिकट से लड़े थे। पहले उनकी वाइफ को टिकट दिया, फिर उनके बेटे को ज्वाइन करके उसको काट के फिर आम आदमी पार्टी ने उसको टिकट दिया। लेकिन अभी तो वो आपकी पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद है ना, कांग्रेस पार्टी की तरफ से। आम आदमी पार्टी से उनका क्या लेना देना है? उनका बेटा वही है, उनकी बीवी वही है आम आदमी पार्टी में। तो उनका भरोसा तो होना चाहिए ना। एक ही परिवार में अगर 4 लोग अलग अलग सदस्य हैं किसी पार्टियों के, तो जो आपकी पार्टी का सदस्य उसको तो आपके पक्ष में बोलना चाहिए ना कम से कम। ऐसा क्यों हो रहा है? आप किस बात की उनका भरोसा करें जिसका टोटल फैमिली आम आदमी पार्टी में, उसका भरोसा करें हम। तो वो आम आदमी पार्टी की तरफ से बोल रहे थे कि कांग्रेस राज्यसभा के सांसद की हैसियत से बोल रहे थे? पूछिए ना, ये उनसे पूछिए, क्योंकि भाई है तो वो कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा सांसद और आपकी पार्टी पे ही सवाल उठा रहे हैं। डेजिग्नेशन तो उनका वही लगेगा ना, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के तो नहीं है, खुद इंडिविजुअल तो आम आदमी पार्टी का सदस्य नहीं है ना। मैं आयुष जी, पहले वो हमारे सांसद चुने गए थे ना, तब वो 6 साल तो सांसद रहेंगे। चलिए गुरविंदर ढिल्लों जी जवाब दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि भाई देखिए, उन्होंने जो वादा किया था उसमें से किया उन्होंने बहुत कुछ पूरा, अभी भी जो बाकी रह गया 1 साल का समय हम पूरा कर देंगे। और 1 साल से कम का समय रह गया है, अभी इनका जाने की इनको जनता चुनेगी। आप कहते रहे कि गलत इस्तेमाल मशीनरी का किया, और अगर मशीनरी का गलत इस्तेमाल कर रहे होते तो जहां जहां आप जीते हैं वहां पर भी इस्तेमाल कर लेते, ये वहां भी कांग्रेस पार्टी ही जीतती, आम आदमी पार्टी को बढ़त कैसे मिलती? वो आम आदमी पार्टी को बढ़त नहीं मिली है, कहीं भी नहीं मिली है, ना इन्होंने मिलने दी है। इन्होंने बहुत चालाकी से 2-3 सीटें जो है वो आम आदमी पार्टी को दी है, लेकिन आम आदमी पार्टी को इससे कहीं ज्यादा सीटें आ रही थी, इन्होंने उसको रोका है और इन्होंने गलत इस्तेमाल किया। हमारी विधायक है जगाओं से, उसके खिलाफ, विधायक के खिलाफ एसएसपी जगाओं ने पर्चा दर्ज किया है। अभी मेरे खिलाफ भी, सुखदेव जी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपकी पुलिस फतेहगढ़ साहब में मेरे खिलाफ भी पर्चा दर्ज करने की कोशिश कर रही है, और हो सकता है 1 आध दिन में दर्ज हो जाए, बिना वजह, बिना किसी कारण के। आप डरा धमका रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं को, लेकिन हम घबराने वाले नहीं है। पर्चे हमारे खिलाफ 1, 2, 3, 4, 10 जितने हो सकते हैं उतने कीजिए, लेकिन हमें भरोसा है वोटर हमारे साथ है, लोग हमारे साथ हैं। आने वाली 2022 को आपका सपना कभी पूरा नहीं होगा, और यह सरकार 2022 में आम आदमी पार्टी ही बढ़ेगी। सुखदेव सिंह जी, ये सवाल का जवाब वो बार बार चाह रहे हैं गुरविंदर ढिल्लों जी कि आपने जो पूरा कर्ज माफी की बात की थी, कितना किया है? कुछ आंकड़ा होगा ना आपके पास कि कितने कर्ज आपने माफ कर दिए, कितने अभी बाकी हैं जो आने वाले 1 साल के अंदर आप कर देंगे? और रोजगार को लेकर के भी थोड़ा स्थिति स्पष्ट कर दीजिए, क्योंकि ये 2 बड़े मुद्दे हैं। मैं सर बिल्कुल स्थिति स्पष्ट कर रहा हूं। जो 5 एकड़ के लिए किसान थे, 5 एकड़ तक के लिए उनके जितने फार्मिंग जो कर्जे थे, जो खेती के लिए कर्जे लिए थे 2 लाख तक के लिए, वो हमने माफ किए हैं। तो इसलिए ये बात बिल्कुल मैं साफ और स्पष्ट करता हूं। और जो मैं ये नहीं कहता भी हमने टोटल कर्जे की बात नहीं की थी, मैं ये बात से मुनकर नहीं हूं।
मैं अगर मेरे दोस्त के ना मुनकर नहीं है, लेकिन हमारा जितनी हमारे पास फाइनेंशियल वो थी हमने किया है, लेकिन और हम ये भी प्रॉमिस करते हैं कि हमारी इच्छा जो है वो टोटल कर्जे की है। हम ये नहीं हम मुनकर होते भी हम नहीं है, हमारी इच्छा है। आपने अपने मैनिफेस्टो में मेंशन नहीं किया था कि आप संपूर्ण कर्ज माफी करेंगे? सर मेरी बात सुनिए, अब हमने तो जो आप मैनिफेस्टो की बात है, कभी उनसे तो आप पूछते नहीं जिन्होंने 15 लाख भी देना था, जिन्होंने कहता था 2 करोड़ जॉब देंगे, लेकिन हमारे कुछ कंस्ट्रेंट्स आ गए, कोविड आ गया। ये तो कोई तर्क नहीं हुआ ना। ठीक है, उनसे क्या पूछा नहीं जाता है कि 15 लाख क्यों नहीं आए? आप लोग नहीं पूछते, या उनसे ये भी नहीं पूछते कि आपने कितने करोड़ नौकरी दी? उसी बात पर तो आप घेरते हैं ना उस पार्टी को। अब उस पार्टी की कोई प्रवक्ता यहाँ नहीं है तो मैं उनसे किससे पूछूं? अभी यहाँ जो लोग हैं, और आपकी सरकार चूंकि पंजाब के अंदर है, और यहाँ पर आपके जो सबसे मुख्य विपक्ष में जो अभी बैठ रहे हैं या फिर जो कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि अगली बार वो सरकार बनाएंगे, वही तो आपसे सवाल पूछ रहे हैं ना। आप मुझे ये बताइए कि क्या आपने मैनिफेस्टो में इसका जिक्र नहीं किया था कि आप संपूर्ण कर्ज माफी करेंगे कि नहीं करेंगे? तो फिर गुरविंदर ढिल्लों जी गलत बोल रहे होंगे। अब आप बोल लिए तो मैं बोल लूं जी। बोलिए सर, मैंने आपको पहले कहा है भी हमने उसको इंप्लीमेंट तो किया है। हमने फ्रॉम डे 1 जो जब हमारी सरकार बनी तभी से हमने 2 लाख का जो फसली कर्जा था उसको माफ किया 5 एकड़ तक के लिए। ठीक है, बाकी और भी हमारी इच्छा है भी हम और भी इसके लिए काम करें, लेकिन 3 साल बाद हमारा जो पंजाब की फाइनेंशियल स्थिति थी उससे बेटर हो गई थी, लेकिन बदकिस्मती से कोविड आ गया और थोड़ी और इसलिए अब थोड़ी प्रॉब्लम में रहा, क्योंकि 1 साल तक तो लॉकआउट ये वो सारा बिजनेस था, टोटली वो रहा। लेकिन हमारी तो खुशकिस्मती ये थी कि जिन फार्मर्स को आज सेंट्रल गवर्नमेंट तंग कर रही है, सिर्फ उन्हीं ने जो है अपना कंट्रीब्यूट किया। उनका जो फसलें थी दोनों, चाहे कोविड में भी थी, बम्पर फसलें हुई और उन बम्पर फसलों से पंजाब को भी फायदा हुआ। लेकिन हम जहां तक आप कर्जे माफ की बात करते हैं, पंजाब को तो सेंट्रल गवर्नमेंट तंग करने में लगी हुई है। आप पहले हमारा आरडीएफ बंद कर दिया, तो जितना भी हमने कर्जा माफ किया था वो रूरल डेवलपमेंट फंड से हमने कर्जा माफ किया था, और रूरल डेवलपमेंट फंड इस पिछली फसल में उन्होंने काट दिया। पहले 3% हम रूरल डेवलपमेंट फंड लेते थे, उन्होंने अब दिया है, रिलीज किया तो 1%, 2% फिर रख लिया, और अगली फसल का हमें कोई आस नहीं अभी वो रूरल डेवलपमेंट फंड देंगे। इसलिए और कोई वो, मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ, वो कोई हमें कोई वो ग्रांट नहीं देते, वो हम जो उनको फसलें खरीद के देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, उस पे हमारा फंड है, वो भी उन्होंने हमारा तो वो कोई ग्रांट हो तो उसका हमें हिसाब दें, लेकिन हमने तो उसका भी हिसाब। सुखदेव सिंह जी, मतलब आप ये नहीं इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आपको बीजेपी या केंद्र सरकार की तरफ से सहयोग नहीं मिल रहा है, इस वजह से आप नाकाम रहे हैं, आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं? काम नहीं रहे हैं, हमने फिर भी काम किया है। आप इतनी उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के बावजूद भी हम कामयाब हैं। आपको मैं आपको भी पता है कि उन्होंने रूरल डेवलपमेंट फंड हमारा काटा है उस पिछली फसल पे। चलिए, गुरविंदर ढिल्लों जी वो ये कह रहे हैं कि भाई अब उनको सहयोग नहीं मिल रहा है, ग्रांट उनके पास है नहीं, तो वो कहां से करें? जितना वो मैक्सिमम कर सकते हैं उतना उन्होंने किया। इनकी जो लूट की जा रही है इनके विधायकों की तरफ से, इनके लीडरों की तरफ से, माइनिंग पर इन्होंने कोई अंकुश नहीं लगाया, शराब की तस्करी पर इन्होंने कोई अंकुश नहीं लगाया। क्यों नहीं उसको रोके? इन्होंने अपने डेवलपमेंट फंड में शामिल किया। क्यों इनके विधायक, इनके नेता, इनके सभी माइनिंग से लूट रहे हैं? जो टैक्स इनको एक्साइज से आना है उस सभी को लूट कर इनके नेता अपने घर भर रहे हैं। वहां से लाकर ये करेंगे सूबे की, अपने स्टेट की डेवलपमेंट, उसके लिए तो कोई अंकुश लगाते नहीं है। क्यों नहीं इन्होंने माइनिंग रोका? एक बात का हमें जवाब दे। पंजाब में नशा तस्करी इन्होंने बोला था कि हम नशे को 4 हफ्ते में खत्म कर देंगे। 4 हफ्ते की बात तो छोड़ो, 4 साल के ऊपर 4.5 साल के करीब होने को आए हैं, अभी तक इन्होंने ये भी मान रहे हैं कि इनसे नशा जो है खत्म नहीं हुआ, और 5 साल बीत जाएंगे सुखदेव जी, नशा खत्म नहीं होगा, क्योंकि नशा आप ही के लोग बिकवा रहे हैं, आप ही के लोग सप्लाई कर रहे हैं। पिछली सरकार में नशा जो था वो चोरी छिपे बिकता था, लेकिन आपकी सरकार में नशा ऑनलाइन बिक रहा है। आपको पता है
आप तो कह रहे थे कि उड़ता पंजाब को आपने बिल्कुल सही कर दिया है, लेकिन गोविंदर ढिल्लों जी तो कह रहे हैं कि आप उस पर भी काबू नहीं कर पाए, अंकुश नहीं लगा पाए। गोविंदर ढिल्लों की देखो, जो उनके कहने से तो सारा कुछ ठीक नहीं ना हो जाता। मैं आपको एक बात बताता हूं, पहले उन्होंने स्मार्टफोन पे थोड़ा झूठ बोला था, वो भी मैंने करेक्ट कर दिया था। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, इसकी माइनिंग की बात कर रहे हैं ना, पिछली गवर्नमेंट में से 44 करोड़ साल से ज्यादा कभी माइनिंग से नहीं आया था। आप आरटीआई डाल के चेक कर लिए, 400 करोड़ तक हम उसको लेके गए, 400 करोड़ रुपया मालिया माइनिंग से आता है। और ये एक्साइज की बात कर रहे थे ना भी घरों में, हमने तो जो नकली शराब की वही फैक्ट्रियां पकड़ी हैं। और कोविड के साल में जब कोविड था, ठेके भी बंद रहे, 14% एक्साइज हमारा जो ज्यादा आया है पिछले सालों से। इसलिए इनके कहने से, झूठ बोलने से थोड़ा कुछ सच हो जाएगा, जो ऑन पेपर है वही रहेगा। इसलिए हम जितनी मर्जी ऊंची आवाज में झूठ बोल रहे हैं, झूठ तो झूठ ही रहेगा और सच को सच रहना है। इसलिए ये बात जो मर्जी कह लें, मैं आपको एक बात बताता हूं, हमने माइनिंग से भी मालिया बढ़ाया है, हमने एक्साइज से भी मालिया बढ़ाया है। गोविंदर ढिल्लों जी, आप झूठ बोल रहे हैं। तमिलनाडु में यहां से 1/4 शराब बिकती है, एक्साइज बिकती है। आपको पता नहीं होगा शायद सुखदेव जी कि तमिलनाडु में एक्साइज का जो है कंट्रीब्यूशन 76,000 करोड़ रुपए की होती है। आपको पता नहीं है, 56,000 करोड़ रुपए की पंजाब में भी होती रही है। लेकिन आज मैं यहां से क्या निकल रहा है एक्साइज में, वो आपको बारवा आप ही बता रहे हैं कि सिर्फ 44, 45, 46 करोड़ रुपए तक रह गई है। जो डेवलपमेंट है वो सारी पंजाब में नजायज शराब बिकी, 125 तक लोग मारे गए तरन तारण इलाके में। जो आप बोले कि फैक्ट्रियां पकड़ी गई, फैक्ट्रियां किसकी थी? आप ये भी बताओ ना, आप ही के नेताओं की थी। आप ही के नेता उसके मालिक निकले, वही नजायज फैक्ट्रियां चला रहे हैं, अभी भी चल रही है, जिनको आप पकड़ ही नहीं रहे। 1-2 फैक्ट्रियां पकड़ी, ड्रामा किया और उनको नौकरों को ऊपर डाल दे केस। असल जो विधायक थे आपके, असल उसमें शामिल थे, उनको सभी को बरी कर दिया आपने। और दूसरी बात आपको माइनिंग की है, माइनिंग की आपको बता दी जाती है कि पिछली सरकार में माइनिंग का काम सबसे जोरों से ब्लैकमेलिंग में चला था। और आपके मुख्यमंत्री जो है अभी उस समय प्रधान थे, उन्होंने वादा किया था कि आते ही जो है ट्रक जो टिपर है, अभी 52,000 36,000 ऐसे इस चक्कर में बिक रहा है एक रेते का टिपर। तो आपके प्रधान ने बोला था कि हम 5,000 7,000 में कर देंगे। लेकिन अब भी माइनिंग इतनी जबरदस्त चल रही है। आपने कोविड-19 का सहारा लिया, कोविड-19 में कर्फ्यू लगाकर आपके नेताओं में पूरी रात ये शराब का और माइनिंग का काम 2 नंबर में किया। उसको रोकने वाला कोई नहीं था। सारी एक्साइज और सारी माइनिंग, सारी टैक्सेशन जो है वो आपके नेता और आपके विधायक और आपके बड़े आगू जो है वो कर रहे हैं। पंजाब की डेवलपमेंट का पैसा उन्हीं के घरों में जमा हो रहा है। सुखदेव सिंह जी, जवाब दीजिए। बातों को वही तो वो रिपीट कर रहे हैं। मैंने कह दिया माइनिंग से मालिया बढ़ गया, मेरे तो आपकी बात पे समझ नहीं आ रही। मैंने कह दिया कि हमने एक्साइज पे मालिया बढ़ गया और आप फिर कह रहे हो उसका क्या जवाब दूं? वो तो बोलेंगे ही उन, क्योंकि अब वो फ्रस्ट्रेशन में है। उनके वो 100 सीटों का भी जवाब दूं जो पिछले 2017 में वो सपना लेके सोते थे 100 सीटें हमारी आ गई। अब कहते हैं अभी हमारा तो पहले शहरों में बेस ही नहीं था। अब वो कहते हैं हमारा तो दोपा में बेस ही नहीं था, हमारा तो माझा में बेस ही नहीं था, इसलिए अब हमारा माझा में बेस बढ़ा है। उनके क्या बात का सच मानेंगे आप? वो पिछली 2017 में रोज सपना लेके सोते थे 100 सीटों का। वो कहां से आनी थी 100 सीटें? सारे पंजाब से आनी थी ना। अब कहते हैं महादेव पंजाब में तो हमारा बेस ही नहीं था। और इसलिए क्या उनका सच मानेंगे आप? और अगर आपको सच मानना ही है तो फिर हमारा उसमें देखो, मैं उसमें क्या कर सकता हूं? मैंने आपको विद फैक्ट एंड फिगर बता दिया भी हमारा मालिया इन चीजों पे बढ़ा है। और आज चाहे आप भगवंत मान जी का स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, चाहे किसी और का पढ़ लीजिए, और मैं इनकी बातों का क्या जवाब दूं? इनकी सोच क्या है? राघव चड्ढा जी एमएलए हैं इनके, अब सह इंचार्ज है पंजाब के। वो बोलते पता क्या है? किसानी एजिटेशन में दिल्ली जाके पंजाब पुलिस उनकी प्रोटेक्शन करे। अरे भैया, ये फेडरल सिस्टम है, यहाँ पे हम एक थाने से दूसरे थाने में जाने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है और एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए परमिशन होती है। हमने कोई जंग नहीं करनी है किसी दूसरी स्टेट से भी आप जाओ, पुलिस यहाँ की जाए, जाके दिल्ली की पुलिस से लड़े। अरे क्या भैया बातें करते हैं? इन बातों का क्या जवाब दें हम इनका? आप जो इनके गुरु जी बातें करते हैं वो ये कर रहे हैं भी। इसलिए कोना मानू वाली बात है। या तो मुझे ये जवाब दें भी राघव चड्ढा जी ने ये नहीं कहा था कि पंजाब पुलिस जाके वहां पे उनकी वो सपोर्ट करे फार्मर्स की।
अरे भैया, हरियाणा में जाके हम कैसे कर सकते हैं? हम किसी देश में रहते हैं, हम कोई दो देश नहीं जो आपस में लड़ रहे हैं, हम एक देश में रहते हैं, उसमें हम अलग अलग स्टेट हैं, और वो जो रूल ऑफ द लॉ सब पे चलिए गुरविंदर ढिल्लों जी, एक तो आपकी बात को ये कह रहे हैं कि क्या उसका जवाब दें, क्योंकि वो पहले भी उन बातों का जवाब दे चुके हैं। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि तथ्यहीन बातें हैं, और आप तो कहेंगे ही, चूंकि आप अब विपक्ष में हैं, इसलिए आप लोगों को ये भी लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में चूंकि जीत हासिल करनी है, इसलिए इस तरीके के आरोप आप उनके ऊपर लगा रहे हैं। वो अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि सुखदेव जी को ज्यादा इस बारे में नॉलेज नहीं है। सुखदेव जी, पंजाब भवन की रक्षा के लिए पंजाब पुलिस लगी हुई है दिल्ली में। उसके बाद पंजाब के नेता हैं मनिंदरजीत सिंह बिट्टा, उनकी सुरक्षा में पंजाब पुलिस लगी हुई है दिल्ली में। पंजाब के नेता जब दिल्ली में जाते हैं उनकी सुरक्षा के लिए, एक मिनट, जो उनके बच्चे ऑफिसरों के पढ़ाई करते हैं दिल्ली में, पंजाब की पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए लगी हुई है। आप क्यों बच्चों जैसी बातें करके लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों नहीं पंजाब के किसान वहां बैठे हैं? क्यों नहीं आप पंजाब की पुलिस 72 घंटे के लिए वहां पे भेजते? वो वापस आ जाए, दूसरी टुकड़ी चली जाए। क्यों नहीं उनकी सुरक्षा के लिए भेजी आपने? क्योंकि उन पर अटैक हो रहे थे, दूसरी स्टेटों के लोगों के बीजेपी वाले अटैक करवा रहे थे। आप हंस के अपना कहना मत छुड़ाइए। बताइए, आपके मनिंदरजीत सिंह बिट्टा को जितनी फोर्स लगी है वो पंजाब पुलिस की नहीं है? जितने एमपी है वो पंजाब पुलिस से नहीं उनको सुरक्षा मिल रही? क्या पंजाब भवन की जी वही बात तो वो कह रहे हैं ना सुखदेव जी की, उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है। तो परमिशन लेके जाए ना। ये किसानों के खिलाफ है। पहले दिन से इन्होंने, आपको मालूम होगा, 27 अगस्त को विशेष जो है पंजाब विधानसभा का इन्होंने स्तर बनाया था, और वहां पे पास किया था कि पत्र लिखेंगे केंद्र सरकार को कि जो ऑर्डिनेंस है वो ना लागू किए जाए। इन्होंने ऑर्डिनेंस ना लागू करने के लिए विधानसभा का स्तर बना के वो पास किया ऑर्डिनेंस के लिए पत्र, लेकिन वो पत्र भेजा नहीं। वो चीफ सेक्रेटरी पंजाब के ऑफिस में ही पड़ा रहा, जो कि भेजा जाना था कैबिनेट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, वो नहीं भेजा उन्होंने। ये पहले दिन से किसानों के खिलाफ रहे हैं, ये पहले दिन से किसानों की मुखालफत करते रहे हैं, और ये हंसकर देखो कैसे इनके मुंह पर हंसी आ रही है। किसान मुश्किल में है, ये हंस के उसका जवाब दे रहे हैं। इस बात को देखिए कि किसानों के खिलाफ पंजाब में जियो के टावरों के खिलाफ लोगों ने अभियान चलाया, किसान उसके खिलाफ थे, और कैप्टन अमरिंदर सिंह बोल रहे थे कि जियो के टावर नहीं तोड़ने चाहिए, ये हमारी डेवलपमेंट को नुकसान हो रहा है। किसान दिल्ली में बैठे हैं और पंजाब के मुख्यमंत्री यहाँ पे चिल्ला रहे हैं कि देश की सुरक्षा को खतरा है, देश की सुरक्षा को बहुत खतरा है। पाकिस्तानी यहाँ से लोग आ जाएंगे बीच में। अरे कैसी कैसी बातें करते हैं उनके मुख्यमंत्री। रेल जो है जाम करते हैं किसान, और तड़पते हैं उनके मुख्यमंत्री, और दूसरी तरफ बोलते हैं कि हाँ किसानों के हम हमदर्द हैं। एक भी काम इन्होंने किसानों के लिए नहीं किया, और ना किसानों के साथ चले। ये पहले दिन से बीजेपी के साथ इनकी मिली भुगत थी, और उससे मिली भुगत होते हुए इन्होंने किसानों को परेशान किया। पंजाब में किसानों के खिलाफ इन्होंने पर्चे दर्ज किए, और दिल्ली में 26 जनवरी की इन्होंने बात की। जितने किसानों पर पर्चे दिल्ली में हुए, उनकी पकड़ा दकड़ी जो है वो पंजाब पुलिस यहाँ पे मिलकर दिल्ली सरकार को दे रही है। जबकि इनके एक बड़े नेता के ऊपर पिछले चुनाव में 2017 में बिहार में पर्चा दर्ज हुआ था, और वो वहां की पुलिस कितनी बार यहाँ वारंट लेके आ गई, और ये वारंट भी रिसीव नहीं होने देते उसके लिए। लेकिन किसानों को आप पकड़वा के दिल्ली की तिहाड़ जेल में भेज रहे हैं ये कांग्रेस पार्टी वाले। सुखदेव सिंह जी, अब इसका तो जवाब दे दें, चूंकि आप कह रहे थे कि किसान आपके साथ में है। किसान एक बड़ा मुद्दा था, इसलिए भी ये जीत आपको यहां पर मिली, लेकिन कह रहे हैं तो किसान ही नहीं है आपके साथ में। वकील साहब है, वकील साहब को ये नहीं पता भी, शायद इनको ये नहीं पता बिट्टा जी को जो सिक्योरिटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिली हुई है, वो Z+ सिक्योरिटी में है। इनको ये नहीं पता भी वो Z+ सिक्योरिटी में है। और जो दूसरी ये बात करते हैं ना पंजाब भवन की, पंजाब भवन की जो सिक्योरिटी है वो पंजाब की एक वहां पे प्रॉपर्टी है, उसके लिए परमिशन लेके वहां पे वो करते हैं। वो कोई किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं कि वो वहां पे बैठे हैं, वो सिर्फ वो उस भवन की रक्षा के लिए बैठे हैं, और उसका इससे ज्यादा लेना देना नहीं है। और अगर आप कहें कि वो जो पंजाब भवन में दिल्ली की पुलिस से झगड़ा करने के लिए बैठे, वो इसलिए नहीं बैठे, ना ही हमारा फेडरल सिस्टम वो अलाउ करता है। इसलिए मेरे ख्याल में इन बातों को जो बेतर्क की बातें हैं, क्या इनका जवाब देना हो, क्या इनको वो करना। दूसरी बात जो ये बार बार जो कह रही है भी, देखो जी एमपीज के वो जो जाते हैं उनको उनकी हैसियत के मुताबिक जो प्रोटोकॉल है वो सिक्योरिटी चीजें उतना ही अलाउ किया जाता है।
हर विद हम्बल रिक्वेस्ट आप इस किस्म की बातें करना छोड़ दीजिए। और जो आपने दिल्ली में किया है, आप जब 2017 के पहले आपको इलेक्शन में पंजाब में थी ना, वो कुछ सुगबुगाहट भी शायद अच्छी बात बन जाएगी, तो आप पंजाब में अमृतसर तक आके किसी को शहीद हो जाता ना 1-1 करोड़ रुपया दे जाते थे। और जब अब दिल्ली में जो किसान की जिनकी डेथ हो रही है, आपने एक ढेला भी नहीं दिया, 25 पैसे भी नहीं दिए। पंजाब गवर्नमेंट फिर भी उनकी एक फैमिली को 5 लाख रुपया और एक पक्की नौकरी दे रही है, लेकिन आपकी सरकार ने उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। क्योंकि तब आपको लगता था ना भाई यहाँ पे 100 सीट आएंगी, तब आप दौड़े दौड़े आते थे। यहाँ भी आके दूसरी स्टेट में वो दे के जाते रहे हैं लोगों को करोड़ करोड़ रुपया। और हम अब जो दिल्ली में कोई किसान की डेथ होती है, आपकी वहां की सरकार मुआवजा देना पड़ता है, एक पैसा किसी को मुआवजा नहीं दिया। इसलिए आप अपना हतैशी होने का जो ढोंग है, जो स्वांग है, जो रच रहे हैं, वो लोग समझ रहे हैं, किसान भी समझ रहा है, लोग भी समझ रहे हैं, देश भी समझ रहा है। इन बातों से कोई कुछ आपकी बात यहाँ पे पंजाब में गलने वाली नहीं है। इसलिए जब सपनों की बात कहते हैं, चाहे आप हमें सपनों में कहीं की बात करें, चाहे आप खुद सपनों में रहें, कोई तो सपने में है ही है ना। वो लोग पंजाब के 2022 में जो हमारा इलेक्शन होगा उसमें बता देंगे कि जो अपना क्या सच है क्या झूठ है और किस पार्टी की कितनी बड़ी हैसियत है। इसलिए हमें यहाँ पे ज्यादा लंबी चौड़ी बहस करके, ज्यादा फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ के बातें करने से कुछ नहीं बनेगा। ना ही हमारे कहने से लोगों ने वोट डालने हैं। क्योंकि विधानसभा चुनावों में भी समय ज्यादा नहीं है और जिस तरीके की स्थितियां अभी हम लोग आंदोलन को लेकर के देख रहे हैं, ये इतनी लग नहीं रहा कि इतनी आसानी से इसका हल निकलने वाला है। अब किसान साथ में किससे खड़ा है, आपके या फिर आम आदमी पार्टी के या अकाली दल के साथ? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सभी पार्टियां कह रही हैं कि वो किसान के हितैषी हैं। आप पर भरोसा क्यों करे किसान? मैं एक बात बताता हूं, मैं बड़ी विनम्रता से ये बात कह रहा हूं, आज जो समय है वो किसान अपनी रोजी रोटी के लिए खड़ा है। वो ना कांग्रेस के लिए खड़ा है, ना वो आपके लिए खड़ा है, ना वो अकाली दल के लिए खड़ा है, ना बीजेपी के लिए खड़ा है। कोई कुछ कहे, मैं तो सिर्फ ये बात बड़ी जिम्मेवारी से कहता हूं, आज की जो किसान की लड़ाई है उसकी अपनी रोजी रोटी की लड़ाई है, अपनी जमीन की लड़ाई है और अपनी फसलों की लड़ाई है। तौर पर किसी को तो देखेगा ना, अगर मौजूदा सरकार उसकी नहीं सुन रही है तो ऑप्शन तो ढूंढेगा कि कौन उसकी बेहतरी कर सकता है। तो फिर वो आम आदमी पार्टी क्यों नहीं हो सकती है, वो अकाली दल क्यों नहीं हो सकता? कांग्रेस मजबूरी पे प्रेडिक्शन नहीं करते। आज किसान मजबूरी में लड़ रहा है, किसान का दिल नहीं कर रहा भी 3-3 मिनट 4-4 मिनट दिल्ली की जाके, पहले वो पंजाब में बैठ रहे जाके दिल्ली में बैठे। मैं इसलिए कुछ भी प्रेडिक्ट करने को तैयार नहीं हूं भी का किसान किसके साथ है। किसान आज के दिन जो है अपनी मजबूरी के साथ है और उस मजबूरी के लिए वो लड़ाई में है। और मैं ये बात तो आप यहां पर कह रहे हैं ना, लेकिन ये बात तो कही गई ना कि किसानों ने तो जवाब दिया ना, केंद्र सरकार को भी दिया, भारतीय जनता पार्टी को भी दिया, और इसलिए आप लोगों को ये बड़ा मैंडेट मिला है। हमने ये नहीं कहा भी हमें किसानों ने, ये शहरी निकाय के इलेक्शन थे। सर मेरी बात तो सुनिए, तो किसान शहरों में भी रहता है, ऐसा नहीं कि वो गांव में ही रहता है। आज की जो सिचुएशन है, हमने सिर्फ ये कहा है कि जो हम किसान सब पार्टियों की तरफ देख रहा है, उसको जो ठीक लगा उसने वो किया, और 2022 में भी जो उसको ठीक लगेगा वो ही करेगा। पर लेकिन मैं आज जो सबसे सिंपल बात करता हूं, नहीं वो शहरों में बहुत कम रहता है, वो आप उसको बात को मत घुमाइए, वो सिर्फ गांव में ज्यादा रहता है। जो टोटल खेती करता है, जो एजुकेशन कर रहा है, स्पोर्ट्स टैरी भी कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, चाहे मेरी पार्टी भी के सब जो कार्य करते हैं वो कर रहे हैं। और इसलिए आज जो किसान जो जिस स्थिति में है, मैं उसमें बात में प्रेडिक्ट नहीं करता कि किसान किसके साथ जाएगा, वो 2022 में पता चलेगा। लेकिन आज हमें सारी जिम्मेवारी सब पंजाब के वासियों की बनती है कि हम किसानों के साथ खड़े हों और किसानों की सपोर्ट पे आए। गुरविंदर ढिल्लों जी, ये तो जो है सुखदेव जी बहुत मीठे मीठे गोले छोड़ रहे हैं। पहले दिन से ही आम आदमी पार्टी किसानों के साथ थी, किसानों के साथ है और भविष्य में भी किसानों के साथ रहेगी। हमने किसानों के आंसू में आंसू बहाया है, किसानों के खून में अपना खून बहाया है, हमने किसानों के दम में अपना दम भरा है। ये लोग कांग्रेस हो या अकाली हो, ये लोग उस समय किसानों के साथ चले जब किसान ने डंडा उठाया कि हमारे गांव में वो आएगा जो हमारे साथ जाएगा,
तब ये चले, नहीं तो उतनी देर इन्होंने किसानों के खिलाफ अपने झंडे के नीचे अलग रैलियां करते रहे, अलग धरने देते रहे, इन्होंने अपना झंडा ही फहरा के रखा। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह कितनी बार इस आंदोलन के दौरान दिल्ली में गए और वहां के गृह मंत्री भारत सरकार के अमित शाह जी को मिलकर वापस आए। इनके कोई भी नेता जो है वो जाके वहां धरने पे बैठे रहे, लेकिन किसी की भी ये जरूरत नहीं हुई कि वो किसान आंदोलन में जाके उनका हाल पूछ लेते। हमारे नेता वहां गए, केजरीवाल जी गए और वहां हाल पूछा। जो सहूलतें उनको दे सकते थे, प्रोवाइड करवा सकते थे दिल्ली सरकार की तरफ से, वो हमने प्रोवाइड करवाई और किसानों के साथ उनके हाँ में हाँ मिलाई। और जब तक किसानों का आंदोलन चलता रहेगा, आम आदमी पार्टी किसानों के आंदोलन में कोई झंडा, डंडा या अपना निशान लेकर नहीं जाएगी, बतौर किसान जाएगी और किसान के लिए हाँ का नारा मारती रहेगी। सुखदेव सिंह जी, देखो, मैं तो पहले कह चुका हूं, जब किसानों ने अपनी और मेरे ख्याल में ना, इनको मेरे भाई साहब की जानकारी कम है। सबसे पहले पंजाब में कांग्रेस पार्टी के जब बिल आए थे, 7वें दिन हमारे प्रधान सरदार श्री सुनील जाखड़ जी ने सेंट्रल गवर्नमेंट को इनके खिलाफ चिट्ठी लिखी थी कि इनको रिजेक्ट कर दिया था और इनको इनके खिलाफ लिख दिया था। दूसरी बात, हमारे पंजाब के यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट साहब ने जाके शंभू बैरियर पे ट्रैक्टर रैली की और उसके बाद जब किसानों ने कह दिया भी हम ये लड़ाई नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे लड़ेंगे, किसी पॉलिटिकल पार्टी के बंदे को हम जहां पे बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो हमने उनकी उन बात को भी सल्यूट किया है। हम जाके हमारे एमपी साहबान जंतर मंतर पे बैठे हैं, लेकिन हमने उनकी उस बात को सल्यूट किया है। ठीक है, वो अपनी लड़ाई को नॉन पॉलिटिकल रखना चाहते हैं, उनको रखना चाहिए, उनको हक है और वो नॉन पॉलिटिकल लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं तो इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि वो बिल्कुल लड़ रहे हैं। और जो ये लोग कह रहे हैं, जो कोई गाजी बॉर्डर पे जाके आ जाए, वहां पे सारे पॉलिटिकल बंदे जा रहे हैं, ले जाके आगे होंगे, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल बंदे को उन्होंने कहा है भी हमारे नहीं आए और हमें हमारा वर्कर जा रहा है, सीएम साहब इसलिए नहीं जा रहे, वो अगर नॉन पॉलिटिकल रखना चाहिए तो उनको रखने देना चाहिए। हम उन पे जाके क्यों ठोसे भी हमें बर्दाश्त करो। इसलिए जो वो किसान लड़ाई लड़ रहा है, जो किसान मूवमेंट है, बिल्कुल वो नॉन पॉलिटिकल होकर लड़ रहा है। हम तो उस बात को उनका सल्यूट करते हैं। अगर ठीक है, आम आदमी पार्टी में जाके घुसना चाहती है, उनकी स्टेज पे चढ़ना चाहती है, तो इनको मुबारक, हम नहीं उनके जाएंगे। हमारा काडर सारा जा रहा है, लेकिन हम उससे जाके अपने आप को ठोसेंगे नहीं किसी को, क्योंकि वो उनकी पार्टी नॉन पॉलिटिकल लड़ाई है, अपनी रोजी रोटी की लड़ाई है, अपनी जमीनों की लड़ाई है। चलिए सुखदेव जी, आपकी इसी बात के साथ मैं पंजाब डिबेट यहीं समाप्त करूंगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि निकाय चुनाव में जबरदस्त जो जीत मिली कांग्रेस को, उससे वो उत्साहित है, लेकिन सवाल यही बड़ा बरकरार है कि क्या ये जीत इसी तरह से 2022 के विधानसभा चुनाव में भी बरकरार रहेगी या वहां पर तस्वीर बदलेगी, जैसा दावा विपक्ष कर रहा है। आज पंजाब डिबेट में मेरे साथ फिलहाल